पॉइंट नंबर 9 जो है वो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में करा दिया था, जितना पॉइंट तुम्हें समझ आना था। बाकी आगे चलकर इसमें प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स आएंगे, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 10 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट अ कंसेशन रेट। इसके बाद एक इसमें एग्जेम्पशन बतानी थी, वो जरा आप समझो। लोन आपको क्लियर हो गया था कि एसबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिनिमम चार्ज करना है। अगर आप उससे कम चार्ज कर रहे हो तो जितना कम चार्ज कर रहे हो दैट विल बी टैक्सेबल टू द एम्प्लॉइज। अब इसके अंदर ये जो दो एग्जेम्पशन नीचे दी हुई है वो जरा आप समझो। नंबर 1, वेयर द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल लोन डज नॉट एक्सीड, ये पॉइंट नंबर 2 में पहले पढ़ रहा हूं, वेयर द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल लोन और लोन्स डज नॉट एक्सीड इन एग्रीगेट ₹20,000, मतलब साल भर में तुम एम्प्लॉयर से जो लोन लेते हो उसकी टोटल वैल्यू 20,000 रुपए क्रॉस नहीं करती। कभी 5,000 ले लिया, कभी 7,000 ले लिया, कभी 10,000 ले लिया, लेकिन टोटल जो है वहां पर 20,000 को एक्सीड नहीं करती। और नंबर 1 एग्जाम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। जो लोन तुमने एम्प्लॉयर से लिया है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लिया है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लिया है। और वो मेडिकल ट्रीटमेंट इनकम टैक्स एक्ट के रूल 3A में जो डिजीज स्पेसिफाइड है सिर्फ उसके लिए लिया। अब वो कौन सी है उतनी डिटेल तुम्हारे को जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में तुम्हें लिखा मिलेगा कि दिस मेडिकल ट्रीटमेंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिजीज विच वर स्पेसिफाइड इन रूल 3A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जो डिजीज रूल 3A में स्पेसिफाइड हैं, अगर उन्हीं के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराई और उस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई लोन लिया तो वो लोन आपके लिए एग्जेम्प्टेड रहेगा, चाहे वो 2 लाख हो, 5 लाख हो, 7 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख, उस पर कोई इंटरेस्ट आपको टैक्सेबल नहीं होगा। बट इसमें एक बहुत बड़ा बट लगा हुआ है। अगर मान लो तुमने साथ में मेडिक्लेम पॉलिसी भी करा रखी है, मान लो मेरे कोई एम्प्लॉय है मिस्टर ए, अब मिस्टर ए ने अपने लिए या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए एम्प्लॉयर से यानी कि मुझसे 10 लाख रुपए का लोन ले लिया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो वो लोन उसके लिए बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री मैंने उसको दिया, तो उसके लिए टैक्सेबल नहीं है। बट मान लो उस एम्प्लॉय ने अपने लिए कोई मेडिक्लेम पॉलिसी भी ले रखी थी और वो मेडिक्लेम पॉलिसी से उसको करीब 7 लाख रुपए का मेडिक्लेम मिल गया। तो ध्यान रहे, उसने 10 लाख रुपए का लोन उसने मुझसे लिया हुआ है, 7 लाख रुपए का उसको उधर से मेडिक्लेम भी मिल गया, तो वो जितना मेडिक्लेम मिल गया है वो वापस मुझे कर दे। मान लो वो वापस नहीं करता, मान लो वो वापस नहीं करता, तो इन दैट केस जो 7 लाख रुपए तुम्हें मेडिक्लेम से आ गया है वो 7 लाख रुपए तुम्हें अपने पास नहीं रखने, वो मुझे दे दो मेरे लोन की रीपेमेंट के लिए। तुमने वो 7 लाख रुपए भी अपने पास रख लिए तो इनकम टैक्स एक्ट क्या कहेगा, आपको जरूरत थी 10 लाख की, आपने 10 लाख एम्प्लॉयर से भी ले लिया, 7 लाख आपको मेडिक्लेम भी आ गया, 17 लाख रुपए अपनी पॉकेट में रख के बैठे हुए हो, तो वो बिल्कुल नहीं। फिर वो 7 लाख रुपए अगर तुमने जितना मेडिक्लेम मिला अगर वो तुमने मुझे वापस नहीं किया, वो 7 लाख रुपीस तुम्हारे को टैक्सेबल हो जाएगा और उस 7 लाख रुपीस को तुम्हारा पर्सनल लोन माना जाएगा। एसबीआई का जो भी तुम्हारा पर्सनल लोन का रेट है उस रेट के हिसाब से आपको वो टैक्सेबल होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 एग्जेम्पशंस हैं, यस और नो। यस सर। ठीक है ना, राइट है। अब जैसे देखो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 बड़ा अच्छा लोन दिया हुआ है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ, सॉरी। X takes a loan of rupees 2 lakh from his employer on 1st May 2021 for the medical treatment of his missus. Medical treatment is specified in Rule 3A. हॉस्पिटल बिल भी 2 लाख है, एक्स ने एम्प्लॉयर से लोन भी फर्स्ट लाइन में आपने देखा 2 लाख है। यहां तक तो ये टैक्सेबल नहीं है। सपोज इन केस इंश्योरेंस क्लेम 50,000 उसको रिसीव हो जाता है 15 अक्टूबर को, तो एक्स को ये 50,000 रुपीज एम्प्लॉयर को वापस कर देना चाहिए। अगर वो वापस नहीं करता तो ये 50,000 रुपीज उसके लिए टैक्सेबल लोन हो जाएगा और वो 15 अक्टूबर 2021 जब से उसको मिलना शुरू है उसके आगे उस पर कैलकुलेशन इंटरेस्ट की होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, यस सर।
इसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 11 आपको करा दिया था इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ मूवेबल एसेट। अगर तुम एम्प्लॉयर की कोई मूवेबल एसेट यूज करते हो तो 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद सेल ऑफ मूवेबल एसेट बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉइज, किसी भी प्राइस पे सेल करता है तो वो मैंने तुम्हें बता दिया था उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। यहां तक पहले बच्चों यस और नो कर, तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। Yes, sir. ठीक है, Yes, अब sir. है मेडिकल फैसिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो मैंने पीछे लोन वाला तुम्हें बताया, ऑलमोस्ट उसका चांस है 60-70% पेपर में आता है। अब ये जो मेडिकल फैसिलिटी कराने जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट इसका चांस है 70-80% इसका चांस है कि ये पेपर में आता है। जैसे अलाउंसेस में HRA या परक्विजिट्स में RFA, या तो हाउस रेंट अलाउंस या रेंट फ्री अकोमोडेशन, इन दोनों में से कोई एक कैलकुलेशन तुमसे जरूर पूछी जाती है। कुछ तो ऐसे स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं जिसमें दोनों ही पूछ लेते हैं। उधर से लीव सैलरी की कैलकुलेशन तुमसे सेपरेटली पूछी जा सकती है। सैलरी के चैप्टर में स्टूडेंट से पूछने लायक बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन अगर तुम उसको बहुत तरीके से कंसोलिडेट करोगे तो गिन के 10 या 12 पॉइंट्स आएंगे जिसको बहुत सिस्टमैटिकली अपने माइंड में रखना है। उसके बाद वो सैलरी का चैप्टर तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। अब मेडिकल फैसिलिटी की बात हो रही है, ध्यान रहे मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल अलाउंस नहीं है। अगर मैं एम्प्लॉय को कोई मेडिकल अलाउंस देता हूँ, फिक्स अमाउंट देता हूँ हर महीने, तो जितना भी अमाउंट दे रहा हूँ वो उसको टैक्सेबल है, उसके ऊपर वो खर्च कर रहा है नहीं कर रहा है ये नहीं देखा जाता। लेकिन अगर मैं मेडिकल फैसिलिटी दे रहा हूँ, मतलब जब उसको जरूरत होगी तब मेडिकल ट्रीटमेंट पर जो भी खर्च होगा वो मैं दे रहा हूं, तो दैट मीन्स मेडिकल फैसिलिटी। अब वो मेडिकल फैसिलिटी जो है वो पहली बात किसके लिए हो सकती है, पॉइंट नंबर 2 पहले पढ़ लो। फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, फैमिली का मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन सारे हैं, मतलब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सारे, और यहाँ पर चिल्ड्रन पे कोई नंबर नहीं है। और पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर तभी काउंट करेंगे जब वो होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दैट एम्प्लॉय है जिस एम्प्लॉय की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सब केसेस में पेरेंट ब्रदर सिस्टर जो होली और मेनली डिपेंडेंट है इसको फैमिली मानेंगे। इसके लिए अगर कोई मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे के लिए एम्प्लॉय को कुछ दे रहा हूं तो उस पर यह रूल एप्लीकेबल है। इसके अलावा कोई और है, कोई आउटसाइड है, कोई कजन है, कोई कुछ है, तो वो पूरा टैक्सेबल है। और पॉइंट नंबर 1 तो मैंने पहले ही बता दिया, फिक्स मेडिकल अलाउंस हमेशा चार्जेबल टैक्स हो। अब मेडिकल फैसिलिटी आपको दो जगह पे दी जा सकती है, इन इंडिया और एक आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया वाली आप बेसिकली समझ लो, बहुत आसान है, बहुत आसान। पहला पॉइंट, एम्प्लॉयर्स अपना हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का अप्रूव्ड हॉस्पिटल। देखो पॉइंट नंबर 1, एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल स्लैश गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्लैश अप्रूव्ड हॉस्पिटल। तो अप्रूव्ड किसका है, जो मैंने अभी आपको बताया। और पॉइंट नंबर 2, एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू ये जो वायरस ट्रीटमेंट है ये। और नंबर 3, एम्प्लॉय के लिए अगर एम्प्लॉयर ने कोई मेडिक्लेम, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, तो ये तीनों चीजें किसी एम्प्लॉय को टैक्सेबल नहीं है, किसी भी एम्प्लॉय को। देखो पहली बात तो ये कैलकुलेशन चल रही है बेसिकली स्पेसिफाइड के लिए, मैं तुम्हें पहले ही क्लैरिफाई कर चुका हूं कि वो जो 4 बताए थे, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंटेड अकोमोडेशन, एनी LIC और एन्युटी प्रीमियम, और नंबर 4 एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसके अलावा जितनी चीजें तुम पढ़ रहे हो, चाहे तुम LTC पढ़ रहे हो, चाहे तुम इंटरेस्ट फ्री लोन पढ़ रहे हो, ये स्पेसिफाइड की कैलकुलेशन में आ जाता है। पर पॉइंट नंबर जैसे मैंने बताया 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 किसी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं है, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी दे दें। लेकिन इसके अलावा किसी भी क्लिनिक, प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टर से कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट कराए और उस पर कोई खर्चा करें, तो जो भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया या डायरेक्ट डॉक्टर को दे दिया वो फुली टैक्सेबल होगा। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 पूरा एग्जाम्प्ट, पॉइंट नंबर 4 पूरा टैक्सेबल। लेकिन अब आ रही है बात मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया में 3 एक्सपेंडिचर्स होते हैं बच्चे, 3, आना जाना, वहां रहना
और वहां मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा, फॉर एग्जांपल किसी को यूएस जाना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए, तो यूएस में रहने का खर्चा, यूएस में मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा और यूएस आने जाने का खर्चा, तो ये 3 एक्सपेंडिचर्स हैं। अब इसकी कैसे टैक्सेबिलिटी होगी, तो बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात तो एक एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय का जो फैमिली मेंबर है उसमें जो भी पेशेंट है, वो पेशेंट प्लस एक अटेंडेंट उसके साथ जा सकता है। ये नहीं पूरी फैमिली निकल जाए उसके साथ उसकी ट्रीटमेंट कराने ना, एक, सिर्फ एक अटेंडेंट बोलते हैं उसको। तो जो पेशेंट है प्लस एक अटेंडेंट, इन दोनों के खर्चों के बारे में बात हो रही है। वहां रहने के और वहां मेडिकल ट्रीटमेंट का जितना भी खर्चा है, जितना भी एम्प्लॉयर ने किया, उसमें से जितना आरबीआई ने परमिट किया हुआ था, आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ था, उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां से जाने से पहले फॉरेन एक्सचेंज लेनी थी, मिस्टर ए ने अपने जिस भी फैमिली मेंबर के लिए लिया, प्लस एक अटेंडेंट जा रहे थे, तो इन दो लोगों के लिए उन्होंने पूछा, अप्लाई किया कि वहां जाना है, वहां रहना है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो वहां रहने और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया कि इतना पैसा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोल दिया 6 लाख, और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया 8 लाख, तो 6 लाख आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ था, तो 6 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। रही बात ट्रैवलिंग एक्सपेंस की, आने जाने के खर्चे की, तो आने जाने का खर्चा इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी इनकम फ्रॉम पांचों हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन पांचों हेड्स की इनकम का टोटल करेंगे। अगर वो टोटल 2 लाख तक रहता है, 2 लाख या 2 लाख से कम, जो आमतौर पे तुम भी समझदार हो बच्चों, नहीं रहने वाला, 2 लाख या 2 लाख से कम, तो वो 2 लाख या 2 लाख से कम अगर उसके पांचों हेड्स की इनकम क्रॉस नहीं करती है, तो पूरा ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, आने जाने का खर्चा, पेशेंट प्लस एक अटेंडेंट का एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर उसकी इनकम 2 लाख 1 रुपया भी हो गई, तो पूरा आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर जितना है वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो या तो पूरा एग्जेम्प्ट होगा या पूरा टैक्सेबल होगा, डिपेंड करता है उसकी जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख को एक्सीड कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर 2 लाख या 2 लाख से कम है तो पूरा एग्जेम्प्ट, 2 लाख से ज्यादा होते ही पूरा टैक्सेबल। यस सुनो, ये है पॉइंट नंबर 13, बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन है बड़ा सिंपल। क्लियर Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. शाबाश। Yes, sir. 14 पॉइंट में डिटेल में अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में पूरी क्लास खा जाएगा। कार फैसिलिटी ये पेपर में आनी ही आनी है, मतलब इट्स जस्ट लाइक जैसे गुडविल इन पार्टनरशिप पढ़ते हैं, उसके बिना कभी वो क्वेश्चन नहीं बनता। बाकी पॉइंट्स में आज खत्म कर देता हूँ, एक कार फैसिलिटी को छोड़कर बाकी सब। अब है बेटा 15 नंबर पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी जाती है, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जैसे एक तरह से आम आदमी को बोलता है कैब फैसिलिटी मिली हुई है, ऑफिस से घर आना, घर से ऑफिस जाना। तो ध्यान से, जो भी, देखो इसका मैं 1 मिनट के लिए इसके वर्ड्स में पढ़ता हूं। वैसे तो कायदे से देखा जाए, जो एम्प्लॉयर ने आपके लिए खर्च किया है वो अमाउंट माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम यू, बैलेंस विल बी टैक्सेबल टू यू। एम्प्लॉयर ने आपकी कैब फैसिलिटी के लिए आप पर जितना खर्च किया है, दैट अमाउंट लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम यू, बैलेंस इज टैक्सेबल टू यू। खत्म, इतनी सी बात है, ठीक है। लेकिन लास्ट लाइन पढ़ लो, नथिंग इज हाउएवर चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ रेलवेज और एयरलाइंस। अगर तुम रेलवेज और एयरलाइंस के एम्प्लॉइज हो तो तुम्हें ये जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है वो फ्री मिलती है, दैट इज नॉट टैक्सेबल टू यू। छोटा सा पॉइंट है 15 नंबर पॉइंट। 16 नंबर पॉइंट देखोगे तो मैं तुम्हारे को अगर लंच, रिफ्रेशमेंट वगैरह जितने भी इसकी फैसिलिटी देता हूँ, फैसिलिटी दे रहा हूँ बेटा, लंच अलाउंस नहीं है। अगर लंच अलाउंस है तो फुली टैक्सेबल है, तुम उसको टिफिन अलाउंस बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने फैसिलिटी दे रखी है तो ध्यान रहे कैसे कैसे टैक्सेबल है। 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हुए हैं। रिफ्रेशमेंट एंड और नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक्स, अगर आपको वर्किंग आवर्स में या एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स में, मतलब ओवर टाइम में, ऑफिस प्रीमिसेस में दिए जाते हैं आपको रिफ्रेशमेंट, चाय, कॉफी, अटरम बटरम, तो आपके लिए कुछ भी टैक्सेबल। इसके अलावा
फूड प्रोवाइडेड इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया तुमने पता नहीं, अभी तो तुम स्टूडेंट्स हो, तुम्हें पता नहीं लगेगा। बहुत सारी ऐसे ऑफिस होते हैं जो बच्चों रिमोट, रिमोट हिंदी में बोलते हैं दूर दराज के क्षेत्र, या ऑफशोर इंस्टॉलेशन। यहाँ पर एक तरह से समझो, मतलब क्या बोलूं, अगर मैं आम आदमी की भाषा में बोलूं, आबादी नहीं होती। हमने ऐसी ऐसी जगह रखी हुई देखी हुई है जहां पर सिर्फ उस ऑफिस में काम करने वाले लोग ही होते हैं, आसपास कुछ नहीं होता, जंगल होता है। बहुत सारी इस तरह की फैसिलिटीज, बड़े सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया हुआ है। तो अगर ऐसी जगह पे कोई फूड प्रोवाइड किया जाता है अपने एम्प्लॉयज को, तो भी कुछ टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर कहीं और दिया है तो 50 रुपीज पर मील तक आपको एग्जेम्प्ट है। उससे ऊपर एम्प्लॉयर कुछ खर्च करता है तो वो आपके लिए टैक्सेबल है। और वो जितना भी टैक्सेबल अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉयर ने ऑन एन एवरेज आप पर 80 रुपीज पर मील खर्च कर दिया, तो 50 रुपीज पर मील तो वैसे ही खर्च हो गए, मतलब एग्जेम्प्ट हो गए। बाकी बचे तुम्हारे 30 रुपीज पर मील। अब 100 मील्स मान लो एम्प्लॉयर ने तुम्हें दिए थे साल भर में, तो 30 × 100 3,000 रुपए, और उसमें से 1,000 रुपए उसने रिकवर किया था आपसे, तो बैलेंस 2,000 रुपीज आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर? Yes, sir. राइट। वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन। साफ समझ में आ रहा है बच्चों? ट्रैवल, टूर और अकोमोडेशन के लिए जो दिया जाता है, इसको भी पॉइंट वाइज इन्होंने एक्सप्लेन किया। नंबर 1, where such facility is available uniformly to all employees, then it is taxable as a perk in hands of an employee। जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर तुम पर खर्च कर रहा है ट्रैवलिंग, टूरिंग और अकोमोडेशन पे, जितना भी तुम्हारे पर खर्च कर रहा है, उसमें से अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस हो जाए। और अगर वो सब एम्प्लॉयज को टैक्सेबल नहीं है तो फिर it is taxable as a perk in hands of an employee on the basis of value at which such facilities are offered by other agencies to the public as reduced by। मतलब ये कि अगर वो कोई बाहर की एजेंसी जनरल पब्लिक को देगी तो कितना चार्ज करेगी, उतना अमाउंट एम्प्लॉय को टैक्सेबल हो जाएगा, लेस अमाउंट रिकवर्ड फॉर एम्प्लॉय। ये बड़े सिंपल सी बात है। जहां पर यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज है, वहां पर जितना एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है वो बांट दो सबको। लेकिन जहां यूनिफॉर्मली नहीं है, किसी को कुछ किसी को कुछ, तो फिर कैसे बांटे? एवरेज तो निकलती नहीं। तो इन दैट केस हम ये देख लेंगे कि एक पब्लिक एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी जनरल पब्लिक से क्या चार्ज करती है, उतना अमाउंट एम्प्लॉय से चार्ज कर लेंगे। हाँ, अगर कुछ अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय है तो माइनस कर देंगे। सब ठीक बच्चों? अब ऑलमोस्ट ये परक्विजिट्स खत्म होने वाले हैं बच्चों। Yes, sir. सब फाइन। हाँ, वैल्यूएशन ऑफ पर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ गिफ्ट वाउचर टोकन। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देता है तो 1 साल 5,000 रुपए तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट है। 1 साल 5,000 रुपए तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट है। और वो जरूरी नहीं एम्प्लॉय को दे, एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को भी दे सकते हैं बच्चों। उसके बाद वैल्यूएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दी हुई है तो जितना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए पे कर रहा है उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को, लेस अमाउंट रिकवर्ड फॉर एम्प्लॉय। हाँ, उसमें से ये बात ध्यान रखना है कि अगर वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए खर्च किया गया है उसमें से, तो वो सारा टैक्सेबल नहीं होगा। ऑफिशियल वाला नहीं, सिर्फ प्राइवेट वाला। फाइंड आउट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड यूज्ड बाय एम्प्लॉय और एनी ऑफ हिज फैमिली। जितना भी अमाउंट खर्च किया उसमें से जो एक्सपेंडिचर ऑफिशियल पर्पस के लिए माइनस कर दो, बैलेंस टैक्सेबल है। और उसमें से भी अगर कुछ अमाउंट रिकवर किया है तो वो माइनस कर लो बेटा। एंड देन क्लब एक्सपेंडिचर, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लब एक्सपेंडिचर। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई क्लब फैसिलिटी दे रखी है और क्लब के लिए एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो जितना एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय के लिए क्लब में पे कर रहा है उतना अमाउंट लेस अमाउंट रिकवर्ड फॉर एम्प्लॉय माइनस कर देंगे। और हाँ, इसमें भी लिखा हुआ है बच्चों ऑफिशियल पर्पस वाली चीज, अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया गया वो माइनस कर देंगे। इसके बाद बच्चों ये स्वेट इक्विटी शेयर्स आप लोगों के लेवल के लिए इतना कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट नहीं रखता। 22 नंबर पॉइंट भी, एंड 23 नंबर में कहता है एनी अदर बेनिफिट और अमेनिटी। हमने जितनी फैसिलिटीज के बारे में बात करी, इसके अलावा भी अगर कोई फैसिलिटी है, अगर कोई फैसिलिटी है, तो पहले पॉइंट नंबर 2 पढ़ लो।
आपको अगर कोई टेलीफोन या मोबाइल फोन दिया है तो वो तो आपको टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई और फैसिलिटी है तो उस फैसिलिटी के लिए एम्प्लॉयर ने जो भी खर्च किया है, लेस अमाउंट रिकवर्ड फॉर एम्प्लॉय, बैलेंस विल बी टैक्सेबल टू यू। यहां पर आकर हमारा जो फॉर्म्स ऑफ सैलरी, एक बार मैं फिर से तुम्हें बताता हूं। फॉर्म्स ऑफ सैलरी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए बच्चों। फॉर्म्स ऑफ सैलरी में अगर तुम्हारे को ध्यान हो तो बेसिक हमने कैलकुलेशन पढ़ी थी लीव सैलरी की, ग्रेजुटी की, पेंशन की। फिर हमने पढ़े अलाउंसेस। अलाउंसेस में कैलकुलेशन हमने करी हाउस रेंट अलाउंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस की। इसके अलावा टिफिन अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, पोस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ये कुछ मेन अलाउंसेस पढ़े। ध्यान रहे यहाँ सिर्फ टैक्सेबल, ये टैक्सेबल पार्ट ही हमने ऐड करने हैं। और उसके बाद आए पर्क्स। पर्क्स में तुमने रेंट फ्री अकोमोडेशन पढ़ा, अभी कार फैसिलिटी में आपको पढ़ा दूंगा, मेडिकल फैसिलिटी, इंटरेस्ट फ्री लोन फैसिलिटी, मूवेबल एसेट यूज फैसिलिटी, मूवेबल एसेट सेल फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्लब एक्सपेंडिचर फैसिलिटी, लीव ट्रेवल कंसेशन फैसिलिटी। ये सब का जो टैक्सेबल पार्ट है वो यहाँ पर ऐड होगा। ये बच्चों बनेगा आपका ग्रॉस सैलरी। अब ये ग्रॉस सैलरी में से हम लोग माइनस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जो है वो 3 स्टैंडर्ड डिडक्शन है इसमें। फर्स्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन। एक हमने अमाउंट लमसम फाइनलाइज किया हुआ है, 50,000 रुपीज की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है उसमें से 50,000 तो सबको डिडक्शन मिलनी ही मिलनी। नंबर 2, एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन। अब याद करो, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मैं आपको करा चुका हूं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है सिर्फ, नॉन गवर्नमेंट को नहीं मिलती। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कितनी मिलती है? 20% ऑफ बेसिक पे, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, और 5,000 रुपीज पर एनम, विच एवर इज लेस। और अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स आपने पे किया है, पेड बाय एम्प्लॉय, तो वो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ये कोई बहुत ज्यादा नजर नहीं आता क्वेश्चंस में, और वो माइनस करने के बाद ये आपका फर्स्ट हेड यहाँ पर खत्म हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कार फैसिलिटीज के अलावा एक प्रोविडेंट फंड, क्योंकि अब बच्चों चैनल बदलेंगे। ये प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन हमारे को क्यों करनी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद एक हम करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, और इसके बाद जो ये सब कैलकुलेशन कर लेने के बाद फिर हम उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और नेट टैक्स पेबल की फैसिलिटी, मतलब नेट टैक्स कितना पेबल है वो बताएंगे। तो ये सब चीजें एक तरह से कार फैसिलिटी, प्रोविडेंट फंड, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, टैक्स लायबिलिटी और नेट टैक्स पेबल, ये सब कैलकुलेशन हमने अभी नेक्स्ट क्लास में सीखनी है। बट टिल देन आपको ये वाला पार्ट जो है वो कवर करके आना है। यहाँ तक एवरीथिंग इज ओके बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ राइट। एक सेकेंड।